साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन की रचना की गई, साइमन कमीशन का गठन किया गया। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के पहले अगस्त 20 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था कि वो भारत में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आना चाहते हैं। इसी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो भारत में लेकर के आए थे, ऐसा उनका कहना था। फिर उन्होंने कहा कि जो भी एक्ट हम इस दिशा में लेकर के आएंगे उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसका एक थॉरो चेक होना चाहिए। एक तरह से उस पर कुछ लोग उसको चेक करेंगे कि वो जिस कार्य के लिए वो एक्ट बना था उस कार्य में वो एक्ट कितना सफल हुआ है, और उसके रिजल्ट के हिसाब से और वो जो चेक है उसको समझते हुए जो कमीशन उसके ऊपर बैठेगी उसके विचारों को देखते हुए आगे के एक्ट फिर से बनाए जाएंगे। और इसी विचार के अंतर्गत गठन होता है साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन जो है वो नवंबर 1927 में बनाया जाता है, जो कि अपने शेड्यूल्ड समय से 2 साल पहले था। अपने शेड्यूल्ड टाइम पीरियड से 2 इयर्स बिफोर में वो बनाया गया, यानी उसको बनना था 1929 में। और उसका जो मेन काम था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करे और उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स वगैरह सामने रखे और उसी के बेसिस से आगे का जो एक्ट है वो बनाया जाएगा। इंडिया के लिए आगे का जो भी नए रूल्स और रेगुलेशंस लेके आने हैं वो लेकर आए जाएंगे। तो साइमन कमीशन बनता है नवंबर 1927 में, जो कि अपने समय से 2 साल पहले था। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7 मेंबर्स को अपॉइंट किया, यानी जो ये कमीशन बनता है इसके जो मेंबर्स थे ये इन टोटल 7 थे। 7 मेंबर्स इसके हिस्से में आते हैं। और ये जो साइमन कमीशन बना इसको हेड कर रहे थे जॉन साइमन। इस कमीशन के जितने भी मेंबर्स थे वो वाइट थे, वाइट ब्रिटिश, या वाइट न कह के ब्रिटिशर कहना ज्यादा बेहतर है कि ये जो साइमन कमीशन में जितने भी 7 मेंबर्स जो बने थे ये सब के सब ब्रिटिशर्स थे। ये इंडियंस को मंजूर नहीं था कि भारत के लिए आप अगला कानून बनाएंगे, भारत में जो कानून था उसको रिव्यू करेंगे, और वैसे कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो सब के सब ब्रिटिशर्स हैं, उसमें एक भी इंडियन नहीं है। तो यहाँ भारतीयों की बात रखेगा कौन? साफ साफ तरीके से क्या हुआ, क्या होना चाहिए भारतीयों के लिए, ये ठीक से ब्रिटिशर्स को समझाएगा कौन? तो ब्रिटिश जो समझेंगे वो अपने मर्जी से वो काम करने वाले थे, ऐसा लग रहा था। और इसीलिए भारत के सभी पार्टीज ने इस साइमन कमीशन का बाइकॉट किया। साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट को 1930 में सबमिट किया। आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री उन्होंने पीछे के लॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का इफेक्ट है वो समझा, और इन फ्यूचर किस तरह के जो नए लॉज आएंगे उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, ये सब को समझते हुए उन्होंने 1930 में अपना रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट किया। इस सबमिटेड रिपोर्ट में ये राय दी गई थी कि डायरकी को भारत में रिमूव कर दिया जाए। डायरकी का जो सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लाया गया था, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की बात हुई थी कि गवर्नर साहब को कुछ जो मैटर्स हैं वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट से अंदर देखने होंगे और कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे गवर्नर के पास, जो वो सिर्फ अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके ही उसके ऊपर वो फैसला कर लेंगे। तो ये जो 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट का जो सिस्टम था कि जिसमें एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा और एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा, ये चल के ही डायरकी बना था। तो साइमन कमीशन ने बोला कि आप इस डायरकी को हटा दो, यानी डायरकी वाला जो सिस्टम है वो वैसे भी फेल हो चुका था इंडिया में कि गवर्नर जो है वो खुद की अथॉरिटी खुद के ही मर्जी से सारा कुछ करते हैं, तो डायरकी वैसे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। तो डायरकी को इन्होंने रिमूव करने का सलाह दिया, पर जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है प्रोविंसेस में इसको एक्सटेंड करने को कहा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी जो अंग्रेज सरकार चला रहे थे। तो बात तो ऐसा हुआ था कि अभी इंडियंस को वापस सत्ता हस्तांतरण होगा, यानी सत्ता का जो ट्रांसफर है वो होगा और धीरे धीरे इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगा। पर साइमन कमीशन ने बोला अभी इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकारें हैं प्रोविंसेस में वो अभी भी ब्रिटिश के पास ही रहेगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के पास ही अभी रहने दो। साथ में एक और राय सलाह जो साइमन भाई साहब ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया वो ये कि भारत में जो कम्युनल इलेक्टोरेट है इसको भी कंटिन्यू किया जाए कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। भारत में डिवीजन बना हुआ है
भारतीयों को ही देखना पसंद नहीं करते हैं, तो ये हमारे फायदे का है, इसको कंटिन्यू करो। हाँ, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, बट ओवरऑल जो उनका जो एक ओवरऑल मीनिंग था कि भारतीयों को एकजुट नहीं होने देना है और कम्युनल इलेक्टोरेट इसमें बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा है, तो इसको कंटिन्यू होने दीजिए। और इसी तरह के अन्य बहुत से सलाह साइमन कमीशन के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिए गए थे। एक बार साइमन कमीशन का रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिल जाता है तो साइमन कमीशन के इस रिपोर्ट को मतलब इंडियंस के साथ भी शेयर किया जाता है, और ये होता है थ्रू 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। इसमें भारत के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं और भारत के जो प्रोविंसेस हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर आते हैं, वो और अंग्रेज एज अ पार्टी, अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स एज अ पार्टी के तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं। इन सभी दिए गए मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, गतिरोध विरोध सब कुछ होता है, और ओवरऑल इस रिपोर्ट के ऊपर एक व्हाइट पेपर लेके आया जाता है आफ्टर द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स। इन 3 राउंड टेबल के जो कॉन्फ्रेंस वाले जो मीटिंग्स हो गए, उसके बाद एक व्हाइट पेपर लेकर के आया जाता है, व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो कि किस तरह से आगे का जो संवैधानिक जो रिफॉर्म है वो होगा, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लेके आया जाता है। और उसके बाद इस व्हाइट पेपर को सबमिट कर दिया जाता है जॉइंट सिलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी है वो इस प्रिपेयर्ड व्हाइट पेपर को फिर से एक बार चेक करेगी, रिव्यू करेगी। इसमें अगर कोई बदलाव करना है तो वो पार्लियामेंट को जो जॉइंट कमेटी है वो पार्लियामेंट को उसके ऊपर सजेस्ट करेगी, और उसके बाद फाइनली इसके ऊपर एक लॉ बनाया जाएगा, इसके ऊपर एक लॉ को ड्राफ्ट किया जाएगा। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर जो ये व्हाइट पेपर लेके आया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के तौर पे, इसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया जाता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 देखेंगे तब हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आफ्टर द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद, इन सबों के बाद आखिर ब्रिटिशर्स ने फिर 1935 में इंडियंस के लिए क्या क्या खास फीचर्स वाले नए लॉ को लेकर आए। फिलहाल ये था अबाउट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक और बात की पुष्टि की गई थी, या एक और बात को बड़े जोरदार तरीके से रखा गया था कि भारत में जो कम्युनल अवार्ड का सिस्टम है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम है, इसको जारी रखा जाए। इसी के ऊपर एक और मुद्दा आता है कम्युनल अवार्ड का। आइए इसको देख लेते हैं। अगस्त 1932 की बात है। वहाँ के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ये अनाउंस किया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं भारत में, जो कि मुख्यतः हिंदू हुआ करते थे, उनको भी अलग इलेक्टोरल सिस्टम के तहत लेकर आया जाएगा। यानी मैकडोनाल्ड ने भारत में एक और कम्युनल कार्ड खेल दिया, और ये उन्होंने कहा कि जो भारत के जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको भी अलग से इलेक्शन, वोटिंग राइट, ये सारी अधिकार मिलेगा जो रेस्ट ऑफ द हिंदुओं से अलग होगा। यानी पहले तो उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे सबको अलग कर दिया, अभी उन्होंने इसमें और ज़्यादा डिवीजन का बात किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास के लिए होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सब के लिए तो था ही, साथ साथ में वुमेन्स के लिए भी अलग से लेके आएंगे। तो मतलब एक तरह से पूरे इंडियन सोसाइटी को फर्दर ब्रेकडाउन की ओर लेके जाने में जो उनका इंटरेस्ट था वो यहाँ दिखता है कम्युनल अवार्ड 1932 के द्वारा। इसको देख के गांधी जी भाई बड़े परेशान हो गए कि ये इंडिया को तो और ज़्यादा तोड़ने की बात है, और अगर ये लागू हो जाता है तो फिर इंडिया एक गृह युद्ध वाले कंडीशन में जा सकता था, जहाँ हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने पल्ले देख रहा है, और देश में किसी को देश से मतलब न हो के अपने समाज, अपने जाति और अपने ही एक लिमिटेड रिसोर्स को ही देखने का जो तरीका है वो डेवलप हो जाएगा। गांधी जी ये सब देख के काफ़ी परेशान हुए। गांधी जी गॉट डिस्ट्रेस्ड आफ्टर दिस काइंड ऑफ अनाउंसमेंट। तो उन्होंने, वो उस समय यरवदा जेल में थे पुणे के, वहीं पे उन्होंने इसके खिलाफ हंगर स्ट्राइक शुरू की। ठीक है, ये आइडिया जो था कम्युनल अवार्ड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ये भीमराव अंबेडकर जी को ठीक लगा कि अगर डिप्रेस्ड क्लास को आगे आना है तो ये अलग होना ही चाहिए, कम्युनल अवार्ड अलग से उनको इलेक्शन वगैरह का अधिकार मिलना ही चाहिए। पर गांधी जी ने इसका विरोध किया, बोला इस तरह से तो
कंट्री ही नहीं होगा तो तुम कम्युनल अवार्ड लेके आगे क्या करो। कंट्री ही एक टूटा हुआ कंट्री मिलेगा, एक बिखरा हुआ कंट्री होगा जहां कुछ संभलेगा ही नहीं, जहां एक ऐसी स्थिति होगी जहां नायरोबी या फिर उस तरह के अफ्रीकन कंट्री जहां सब एक ही जाति के, एक ही धर्म के हैं, पर फिर भी आपस में मर कट रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो उसमें कोई डिप्रेस्ड क्लास है, कोई अपर क्लास है, बस सिर्फ इसलिए कि लोगों ने अलग अलग अपने ग्रुप्स बना रखे। और इवन दो आफ्टर बीइंग द सेम कास्ट, बीइंग द सेम रिलीजन, वो एक मुद्दे पे नहीं आ पा रहे हैं। गांधी जी ने इसको फोरसी किया, शायद समय से बहुत पहले देखा और कहा कि ये नहीं हो सकता है इंडिया में, और इसके लिए वो पुणे के यरवदा जेल में हंगर स्ट्राइक वो करते हैं। और उस हंगर स्ट्राइक को रोकने के लिए, उस हंगर स्ट्राइक को तोड़ने के लिए एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके अंदर जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको रिजर्व सीट्स दिए जाते हैं। जितना रिजर्व सीट अंबेडकर जी मांगते हैं उतना रिजर्व सीट उनको दिया जाता है। इसी को पुना पैक्ट के तौर पे भी जानते हैं, जो कि अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच हुआ था इन यरवदा जेल ऑफ पुणे। और बाद में इसको हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को एक साथ रिटेन करने के लिए गांधी जी को बहुत बड़ा श्रेय जाता है, और जो डिप्रेस क्लास थी उनको उनका रिजर्व सीट मिलता है। बाद में अंबेडकर साहब इस फैसले को रिग्रेट भी करते हैं, पर ओवरऑल सिनेरियो में आप देखें तो भले ही, पर अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो कंट्री एकजुट रहा, कंट्री में एक सिविल वॉर का कंडीशन नहीं आया। आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिर्फ अलग हुए थे, उनका अलग कंट्री का मांग था, कंट्री ने पार्टीशन झेला, और जो खूनी खेल कंट्री में हुआ ये शायद एक नॉन स्टॉप तौर पे होते रहता। दुनिया भर के पॉलिटिकल पंडित्स ने ये भविष्यवाणी भी की थी कि इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी के तौर पे कभी नहीं रहेगा, कुछ ही सालों में यहाँ गृह युद्ध छिड़ेगा, सब अपने अपने जमीन की मांग करेंगे। पर कुछ तो सही हुआ, कुछ तो सही हुआ जो आज कंट्री गृह युद्ध में नहीं है। चाहे बगल में नेपाल देख लो, चाहे पाकिस्तान देख लो, चाहे चाइना देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो, हर जगह कट्टरपंथ है या डिवीजन है या कंट्री ब्रेक थ्रू मोड में है। सब जाके या तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे श्रीलंका ही हो। इन सभी कंट्रीज का फेलियर आप देख सकते हैं, और इन कंट्रीज के बीच में इंडिया एक अकेला कंट्री जो अपने दम पे खड़ा है। आगे बहुत बड़ा ग्रोथ का पोटेंशियल है, दुनिया में हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे मेजॉरिटी का एक जो शक्ति है वो दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। चाइना को हमने ही कंटेन कर रखा है। सोचिए कि अगर ये एक डिवाइडेड कंट्री होता, जैसा कि अंग्रेजों का कम्युनल अवार्ड के द्वारा मंशा था, क्या होता इस देश का। फिर से या तो हम भी चाइना के साथ उसके डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसे होते, या कुछ ना कुछ उस तरह के लफड़े झगड़े में हम भी दिन रात फंसे ही होते, या तो अफ्रीका वाला कंडीशन होता, या श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान वाला तो कंडीशन होता ही होता। बट ड्यू टू आवर फोर फादर्स फोरसाइट हम शायद आज बच गए हैं उन्हीं के कारण, और हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। तो ये हो गया साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932, जो कि रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लेके आया गया था, जिसको गांधी जी और अंबेडकर जी के पुना पैक्ट के द्वारा रोका जाता है। तो ये सब कुछ हो गया। अगले में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।